क्या आप जानते हैं कि एक तरफ भारत का सर्विस एक्सपोर्ट यानी सेवा निर्यात 387.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन दूसरी तरफ देश के करोड़ों युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी विरोधाभास को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अगर आप इस पहेली की परतों को नहीं समझ पाए तो आप प्रीलिम्स में एक जरूरी सवाल और मेंस के जीएस पेपर 3 में एक 10 नंबर का जवाब चूक सकते हैं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को आसान बनाता है। और आज हम भारत के सर्विस सेक्टर की इसी दोहरी तस्वीर पर एक गहरी नजर डालेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आप सक्षम हैं और हमारे कंटेंट से आपकी तैयारी में सच में कोई मदद मिलती है तो कृपया ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनने पर विचार करें। आपके सहयोग से ही ये वीडियो आप तक पहुंच पाते हैं और हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही इस चैनल के स्तंभ हैं। बिल्कुल, सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा PYQs और मॉडल मेंस आंसर्स मिलते हैं। तो हमसे वहां जरूर जुड़ें। तो चलिए इस अहम मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस हेडलाइन से जो हर अखबार में छपी थी। भारत का सेवा निर्यात अपने चरम पर है। हाँ, 387.5 बिलियन डॉलर्स, ये आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। ये तो साफ है कि दुनिया में भारतीय सेवाओं की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि ये उछाल आ कहां से रहा है? क्या ये वही पुराने IT सर्विसेज और कॉल सेंटर्स हैं या कुछ नया हो रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और जवाब है नहीं। ये कहानी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बेशक IT सर्विसेज आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, पर अब इस ग्रोथ को ताकत मिल रही है हाई वैल्यू सर्विसेज से। हम बात कर रहे हैं बिजनेस कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, R&D और फाइनेंशियल सर्विसेज की। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सबसे जरूरी काम भारत में आउटसोर्स कर रही हैं। अच्छा, तो हम बस बैक ऑफिस नहीं रहे, अब हम ग्लोबल कंपनियों के स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? कई वजह हैं। देखिए, पिछले दशक में डिजिटल इंडिया मिशन ने जो नींव रखी थी, हम आज उसके फल देख रहे हैं। सस्ते डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां नॉलेज इकोनॉमी फल फूल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे लेकिन बहुत असरदार नीतिगत बदलाव भी हो रहे हैं। आप उस GST काउंसिल वाले बदलाव की बात कर रही हैं ना? मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो इंटरमीडियरी सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का नियम बदला गया है। सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप दिल्ली में बैठकर अमेरिका की एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग का काम करते हैं। तो पुराने नियम के हिसाब से आपूर्ति का स्थान आपका यानी दिल्ली का ऑफिस माना जाता था। ओके। इसकी वजह से तकनीकी तौर पर इसे निर्यात साबित करने में मुश्किल आती थी और आप निर्यात पर मिलने वाले लाभों का दावा नहीं कर पाते थे। अच्छा, ये बात है। अब GST काउंसिल ने सिफारिश की है कि आपूर्ति का स्थान उसे माना जाएगा जहां सेवा पाने वाला है, यानी अमेरिका की वो कंपनी। बिल्कुल। इस एक छोटे से बदलाव से ये साफ हो जाता है कि ये एक शुद्ध निर्यात है। अब भारतीय निर्यातक आसानी से टैक्स रिफंड और दूसरे फायदों का दावा कर सकते हैं। इससे उनकी लागत कम होती है और वो वैश्विक बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। ये एक छोटा सा पेच था जिसे कसने से पूरी मशीन ज्यादा तेजी से चल रही है। ये तो कमाल की बात है। यानी सरकार सिर्फ बड़े मिशन ही नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे सुधारों पर भी ध्यान दे रही हैं जो कारोबार को आसान बनाते हैं। UPSC के नजरिए से देखें तो ये सीधे GS पेपर 3 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र वाले टॉपिक से जुड़ता है। बिल्कुल, और UPSC इस तरह के ट्रेंड्स पर हमेशा नजर रखता है। मुझे याद है 2013 के मेंस में मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI के असर पर सवाल पूछा गया था। ये दिखाता है कि सेवा क्षेत्र में वैश्विक जुड़ाव और उससे जुड़ी नीतियां आयोग के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। मौजूद नौकरियां कहाँ हैं? और यहीं हम इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू पर आते हैं, जॉबलेस ग्रोथ की पहेली। ये शब्द UPSC का पसंदीदा टॉपिक है। हाँ, पसंदीदा टॉपिक है। 2015 के GS पेपर 3 में इस पर सीधा सवाल था। समस्या ये है कि जिस IT और नॉलेज इकोनॉमी ने हमें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई, वही एक तरह की आंतरिक डिजिटल खाई भी बना रही है। आंतरिक डिजिटल खाई, ये एक बहुत दिलचस्प शब्द है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत में दो अलग-अलग आर्थिक दुनियाएं बन रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं और उनकी मांग पूरी दुनिया में है। और दूसरी तरफ देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जिसके पास शायद डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल्स नहीं है जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो हो रही है, पर वो इस खाई के एक तरफ सिमट कर रह गई है। चुनौती सिर्फ स्किल देने की नहीं, बल्कि इस खाई को पाटने की है। मैं समझ गया। तो सरकार इस खाई को पाटने के लिए क्या कर रही है? हमने स्किल इंडिया मिशन के बारे में बहुत सुना है, उससे शुरू हुए भी अब 10 साल हो गए हैं। क्या वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया? ये एक बहुत जायज सवाल है। देखिए, स्किल इंडिया मिशन का इरादा बिल्कुल सही था, देश में कौशल विकास का एक पूरा इकोसिस्टम बनाना। लेकिन उसकी एक बड़ी आलोचना ये रही है कि वो एक सप्लाई पुश मॉडल था। सप्लाई पुश? हाँ, यानी सरकार ने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर खोले और युवाओं को ट्रेनिंग दी, लेकिन अक्सर वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री की असली जरूरतों से मेल नहीं खाती थी। नतीजा सर्टिफिकेट तो मिल गया, पर नौकरी नहीं मिली। तो अब क्या इस सोच में कोई बदलाव आ रहा है? क्या हम सप्लाई पुश से आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, और यही सबसे सकारात्मक बदलाव है। अब सरकार डिमांड पुल मॉडल की तरफ जा रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल, जिसे कौशल विकास मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये भविष्य पर केंद्रित है। ये पहल आज की नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की नौकरियों के लिए लोगों को तैयार करने पर जोर दे रही है। WEF की मदद से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5-10 सालों में AI, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, इन जैसे क्षेत्रों में किस तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसके हिसाब से आज के शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बदला जा रहा है। ये एक तरह से समस्या होने के बाद उसका इलाज करने की बजाय समस्या होने से पहले ही टीका लगाने जैसा है। ये तो एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और मैंने बजट में PM सेतु योजना के बारे में भी पढ़ा था। वो इसी सोच का हिस्सा है क्या? बिल्कुल। PM सेतु योजना जमीनी स्तर पर इसी बदलाव को लाने की एक कोशिश है। हम सब जानते हैं कि ITIs की छवि अक्सर पुरानी और आउटडेटेड मशीनरी वाले संस्थानों की रही है। PM सेतु का मकसद इसी छवि को बदलना है। लेकिन कैसे? सिर्फ नाम बदलने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उद्योग के सहयोग से। सरकार अब बड़ी-बड़ी कंपनियों को इन ITIs को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोचिए, अगर सीमेंस या बॉश जैसी कंपनी किसी ITI के साथ मिलकर वहां अपनी लेटेस्ट मशीनें लगा दे और अपने एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग दिलवाए, तो वहां से निकलने वाला छात्र पहले दिन से ही इंडस्ट्री के लिए तैयार होगा। उसे ये नहीं सीखना पड़ेगा कि असल फैक्ट्री में काम कैसे होता है। यही डिमांड पुल मॉडल का असली मतलब है, इंडस्ट्री को जो चाहिए वही सिखाना। अच्छा, तो ये रोजगार और कौशल विकास की पूरी पहेली GS पेपर 3 और GS पेपर 2 मतलब सामाजिक न्याय दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और जैसा आपने कहा, ये कोई नया विषय नहीं है। 2013 के प्रीलिम्स में भी जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने के लिए कौशल विकास को ही सही जवाब माना गया था। और आज ये पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, तो हमने निर्यात की शानदार सफलता देख ली और रोजगार की जमीनी चुनौती भी समझ ली। लेकिन इन स्रोतों में एक तीसरे भविष्य के रास्ते की बात हो रही है। एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, GCCs। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, पर कहा जा रहा है कि यही भारत के सर्विस सेक्टर का भविष्य है। आखिर ये हैं क्या? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को समझना भारत के भविष्य को समझने जैसा है, और ये BPO या कॉल सेंटर से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, यही मैं जानना चाहता था। क्या फर्क है दोनों में? फर्क जमीन आसमान का है। एक BPO या कॉल सेंटर कॉस्ट आर्बिट्राज पर काम करता है, यानी कम लागत में कोई रूटीन काम करवाना। लेकिन एक GCC टैलेंट आर्बिट्राज पर काम करता है, मतलब दुनिया के बेस्ट टैलेंट से कोई हाई वैल्यू काम करवाना, चाहे वो कहीं भी हो। अगर BPO किसी कंपनी की आवाज है, तो GCC उस कंपनी का दिमाग है। वाह, कंपनी का दिमाग, ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। कोई असल दुनिया का उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मैंने हाल ही में बैंगलोर में एक ऐसे ही GCC में काम करने वाली एक इंजीनियर से बात की थी। उसने बताया कि वो एक अमेरिकी कंपनी के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी के AI एल्गोरिदम पर काम कर रही है, यहीं भारत में बैठकर। इसी तरह किसी बहुत बड़े यूरोपियन बैंक का
पूरा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन गुरुग्राम के एक जीसीसी से चलाया जा सकता है। ये रिसर्च, डिजाइन, स्ट्रैटेजी और कोर ऑपरेशंस हैं जो अब भारत से हो रहे हैं। हम अब दुनिया के बैक ऑफिस नहीं, बल्कि दुनिया के ब्रेन ऑफिस बन रहे हैं। ये तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल उठता है कि ये वैश्विक कंपनियां अपने दिमाग को भारत में क्यों स्थापित कर रही हैं? आखिर क्या है जो उन्हें यहां खींच रहा है? हमारे स्रोतों के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एक मेमोरी हुक, पीसीडी। पीसीडी, जैसे पुराने जमाने में फोन करने के लिए पीसीओ बूथ होते थे। बिल्कुल उसी से याद रख लीजिए। ये भारत के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो डील की तरह है। यहाँ पी का मतलब है पॉलिसी रेडीनेस, सी का मतलब है कॉस्ट एफिशिएंसी और डी का मतलब है डिजिटल रेडीनेस। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। डिजिटल तैयारी तो मैं समझ गया, सस्ता डेटा, यूपीआई, डिजिटल इंडिया की नींव। लागत का फायदा भी भारत के पास हमेशा से रहा है। ये नीतिगत तैयारी में नया क्या हो रहा है? नीतिगत तैयारी अब सिर्फ टैक्स छूट देने तक सीमित नहीं है। सरकार अब इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रही है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नई राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, यानी नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025 की शुरुआत। ये तो और भी ज्यादा टेक्निकल लग रहा है। इसका एक जीसीसी से क्या लेना देना? इसका सीधा लेना देना है। सोचिए, पुराना NIC कोड 2008 का था। उस समय क्लाउड कंप्यूटिंग, प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं या आज के दौर की फिनटेक सर्विसेज जैसी चीजें वो थी ही नहीं। तो सरकार के आंकड़ों में ये सब या तो अन्य में डाल दिए जाते थे या किसी पुरानी श्रेणी में। आप उस उद्योग के लिए अच्छी नीतियां कैसे बना सकते हैं जिसे आप ठीक से परिभाषित और माप ही नहीं सकते? सही बात है। नया 6 अंकीय NIC 2025 कोड एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह है। ये सरकार को डिजिटल अर्थव्यवस्था के हर छोटे से छोटे हिस्से को पहचानने, मापने और समझने में मदद करेगा। जब सरकार को पता होगा कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर कितना बड़ा है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तभी तो वो उसके लिए सही नीतियां बना पाएगी। यही है असली नीतिगत तैयारी, भविष्य के उद्योगों को आज पहचानकर उनके विकास का रास्ता साफ करना। बहुत खूब। तो ये विषय GS पेपर 3 में निवेश मॉडल और औद्योगिक नीति से सीधे सीधे जुड़ जाता है। ये साफ दिखाता है कि भारत सेवा क्षेत्र में वैल्यू चेन में कैसे ऊपर चढ़ रहा है। GCCs इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, हमारे पास एक सर्विस सेक्टर है जो निर्यात के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक गंभीर जॉबलेस ग्रोथ की चुनौती है जिससे निपटने के लिए हम भविष्य की स्किल्स पर दांव लगा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा मौका GCCs के रूप में हमारे सामने है, जो अब भारत दुनिया का ब्रेन ऑफिस बन सकता है। इस पूरी चर्चा से वो एक सबसे बड़ी बात क्या है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को अपने साथ लेकर जानी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा निष्कर्ष है रणनीतिक बदलाव का विचार। भारत अब लागत के लिए सेवा देने वाला देश से मूल्य के लिए सेवा देने वाला देश बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और अवसर यह सुनिश्चित करना है कि ये बदलाव समावेशी हो, कि इस बदलाव की ट्रेन में देश का हर युवा चढ़ सके। इस सेक्टर की असली सफलता कुछ सालों बाद यूनिकॉर्न की संख्या या निर्यात के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि इस नई अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ भारतीयों को सार्थक और अच्छा रोजगार मिला। क्या बात है! ये कौशल, प्रौद्योगिकी और नीति के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती ही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल। अगर इस चर्चा से आपकी तैयारी में कोई मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे एल्गोरिथम को आप जैसे और भी सीरियस एस्पिरेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आपके अनुसार सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को और अधिक रोजगार पैदा करने वाला बनाने के लिए सरकार को सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या उठाना चाहिए? और भूलिएगा नहीं, फ्री नोट्स टेलीग्राम पर और हमारे लेजेंड सदस्यों के लिए प्रीमियम कंटेंट हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।